गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री 8 क्लास का दैट इज सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक उस चैप्टर से पॉलीमर का हम लोग क्लासिफिकेशन का स्टडी कर रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज के आधार पे। लास्ट वीडियो में हम लोग सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स चैप्टर से क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर का स्टडी किए थे सोर्सेज के आधार पे, साथ ही साथ उसके स्ट्रक्चर के आधार पे किए थे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग पॉलीमर का क्लासिफिकेशन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज के आधार पे हम लोग करने जा रहे हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज के आधार पे दैट मीन्स कि वह पॉलीमर जिस मॉलिक्यूल का बना हुआ है उस दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी एट्रैक्टिव फोर्स के आधार पे हम लोग पॉलीमर का स्टडी करेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि पॉलीमर जो होते हैं, पॉलीमर का बहुत सारा एप्लीकेशन होता है, बहुत सारा हम लोग यूज करते हैं, डिफरेंट फील्ड में इसका हम यूज करते हैं। तो उस पॉलीमर के नेचर के आधार पे हम उसका डिफरेंट फील्ड में यूज करते हैं। एक्चुअली पॉलीमर का जो यूज हम करते हैं, जैसे कि वो पॉलीमर का उस पॉलीमर का टेंसाइल स्ट्रेंथ का रेशियो क्या है, इलास्टिक नेचर क्या है, वो कितने हार्ड है, कितने सॉफ्ट हैं, क्या वो लस्ट्रस नेचर के हैं या नहीं है, उसके आधार पे हम पॉलीमर का स्टडी करते हैं। तो ये सारे जो क्वालिटी हैं वो क्वालिटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। इसके ऊपर डिपेंड करता है फोर्स ऑफ attraction between molecules of polymer। कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जैसे उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो गया, उसका इलास्टिक कैरेक्टर क्या हो गया, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, कितना वो लस्ट्रस नेचर का है, ये सारे चीजों का स्टडी हम लोग एट्रैक्टिव फोर्स के आधार पे करते हैं। जिस मॉलिक्यूल के बीच का एट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा उसका कुछ अलग नेचर होंगे, जिस मॉलिक्यूल के बीच का एट्रैक्टिव फोर्स वीक होंगे उसका अलग नेचर होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पे जब हम पॉलीमर का क्लासिफिकेशन करते हैं तो कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे वान डर वाल्स फोर्स, हाइड्रोजन फोर्स यानी हाइड्रोजन बॉन्ड के आधार पे हम स्टडी करेंगे, या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स के आधार पे हम स्टडी करेंगे। ये जो फोर्स आपको दिए गए हैं वान डर वाल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स, इस आधार पे हम लोग पॉलीमर का क्लासिफिकेशन करेंगे। एक्चुअली पॉलीमर का जो एप्लीकेशन है वो इसी फोर्स के ऊपर निर्भर करता है। तो अगर हम इस फोर्स का स्टडी करते हुए पॉलीमर को क्लासिफाई करते हैं तो पॉलीमर कितने तरह के होते हैं। पहला कहलाता है इलास्टोमर्स, सेकेंड फाइबर्स, थर्ड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर एंड फोर कहलाते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पे पॉलीमर को चार ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। एक क्या कहलाता है इलास्टोमर्स, सेकेंड फाइबर्स, थर्ड थर्मोप्लास्टिक एंड फोर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। हम सारे का स्टडी करेंगे इंटरेक्शन फोर्स के आधार पे। और
उसका यूजेस का भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉलीमर होते हैं वो इलास्टोमर्स कहलाते हैं। इलास्टोमर्स का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले इलास्टोमर्स वो पॉलीमर होते हैं जिनके मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, यानी इनका वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। इसके बीच बिटवीन मॉलिक्यूल। जो इलास्टोमर्स होते हैं वो इलास्टिक कैरेक्टर के होते हैं। यानी इसका इलास्टिसिटी रेट काफी हाई होता है। ये क्यों होता है? एक्चुअली में ये जो पॉलीमर है इलास्टोमर्स, इनके मॉलिक्यूल का के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है काफी वीक होता है। और दूसरी बात कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सपोज कीजिए कि ये दो मॉलिक्यूल हैं, क्लियर? तो इस दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा। तो क्या होगा कि जब हम उसको स्ट्रेच आउट करेंगे तो स्ट्रेच्ड हो गया, और जब हम फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं स्ट्रेच आउट करने के लिए, उस फोर्स को हम लूज कर दें, खत्म कर दें, तो क्या होगा कि वो सब्सटेंस फिर अपने रिट्रैक्ट हो जाएंगे नेचुरल पोजीशन पे। तो इसके पीछे होने का रीजन क्या है कि वीक इंटरेक्शन फोर्स मॉलिक्यूल के बीच में है। तो मॉलिक्यूल के बीच में अगर वीक इंटरेक्शन फोर्स है, ये भी मॉलिक्यूल है और ये भी मॉलिक्यूल है, दोनों मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तो हम उसको पुल करेंगे तो स्ट्रेच आउट हो जाएंगे। और जो हम फोर्स अप्लाई किए हुए हैं या प्रेशर हम अप्लाई किए हुए हैं इस सब्सटेंस के ऊपर, उस फोर्स और उस प्रेशर को जो ही हम हटावेंगे तो ही वो मॉलिक्यूल क्या होगा, एक दूसरे के करीब में आ जाएगा। तो इस नेचर को क्या कहते हैं? इलास्टिक नेचर के नाम से जानते हैं। इलास्टिक नेचर का मतलब क्या हो गया? स्ट्रेच्ड एंड रिट्रैक्ट टू गेन ओरिजिनल शेप। वो पॉलीमर जो होंगे वो जो ही हम स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेच आउट हो जाएंगे, पुल किया तो स्ट्रेच आउट हो गया, और जो ही फोर्स को हम खत्म किए, फोर्स को हटा दिए, तो फिर वो क्या हो गया, रिट्रैक्ट होकर के ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे। दैट मीन्स कि इलास्टोमर्स जो होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? इलास्टिक नेचर के होते हैं, इलास्टिक कैरेक्टर के होते हैं। इनके मॉलिक्यूल के बीच का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये जो होते हैं इनका हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जब हम इसका स्टडी करते हैं तो क्या कहलाता है? वल्केनाइज्ड रबर, बूना एस, बूना एन, ये सब इलास्टोमर पॉलीमर कहलाते हैं। नियोप्रीन, ये सब एग्जाम्पल हो गए इलास्टोमर का। अब ध्यान दीजिएगा, लास्ट वीडियो में हमने कुछ वल्केनाइज्ड रबर के बारे में स्टडी किया था। एक्चुअली नेचुरल रबर जो होते हैं वो ज्यादा इलास्टिक नेचर के नहीं होते हैं। जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो वो टूट जाते हैं। सो दैट गुड क्वालिटी का वो रबर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उस नेचुरल रबर में 3 से 5% वोल्केनिक सल्फर मिला देते हैं। अब वोल्केनिक सल्फर क्यों मिलाते हैं? क्योंकि वोल्केनिक सल्फर जो होते हैं वो प्योर अवस्था में होते हैं, प्योर स्टेट में होते हैं।
तो वैल्केनिक सल्फर कैसे प्राप्त होता है? तो जब वैल्केनिक इरेप्शन होते हैं, ज्वालामुखी जब फटते हैं, तो लावा के तौर पे बहुत सारे सल्फर भी बाहर निकलते हैं। वो सल्फर प्योर स्टेट में होते हैं, सो दैट 3 to 5% उस सल्फर को, वैल्केनिक सल्फर को नेचुरल रबर में मिक्स करके हीट कर दिया जाता है। तो जो नया क्वालिटी का रबर हमें मिलता है, उस रबर को किस नाम से जानते हैं? वल्केनाइज्ड रबर के नाम से जानते हैं। और इस वल्केनाइज्ड रबर का इलास्टिक नेचर हाई होता है, यानी हाईली इलास्टिक कैरेक्टर के होते हैं। ऐसा क्यों होता है? यहां पर इस चीज को समझिए कि जो ही हम सल्फर मिलाए, त्यों ही सल्फर क्या किया, ये जो दो मॉलिक्यूल है, इस दो मॉलिक्यूल के बीच में सल्फर क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर के आधार पे एडजस्ट कर जाता है दो मॉलिक्यूल के बीच में। तो कैसा स्ट्रक्चर हो गया? क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर। और दूसरी बात क्या है कि दोनों मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? वीक है। तो जो ही हम इस पॉलीमर को, इलास्टोमर्स को हम स्ट्रेच करते हैं, तो क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है और उसमें स्ट्रेच्ड आउट हो जाते हैं। और जो ही हम फोर्स को रिड्यूस करते हैं, फिर ये मॉलिक्यूल अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आकर के फिक्स हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। सो दैट वल्केनाइज्ड रबर जो होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो फिर से ध्यान दे दीजिएगा, पॉलीमर का क्लासिफिकेशन हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पे कर रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पे कर रहे हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कौन कौन से फोर्स वर्क करते हैं इस तरह के पॉलीमर में? तो वान डेर वाल्स फोर्स के नाम से जानते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के नाम से जानते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन फोर्स के नाम से जानते हैं। और ये जो फोर्स है, इसी फोर्स के आधार पे हम पॉलीमर का एप्लीकेशन भी करते हैं, यूजेज भी करते हैं कि वो कितना टेंसाइल स्ट्रेंथ का होता है, इलास्टिक कैरेक्टर क्या होते हैं, कितने वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, कितने हार्ड होते हैं, वो कितने लस्ट्रस नेचर के होते हैं, क्या वो थ्रेड के तरह का होता है। तो ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड है। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पे हम पॉलीमर को 4 ग्रुप में क्लासिफाई किए। इलास्टोमर्स कहलाया, फाइबर्स कहलाया, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर। इलास्टोमर किसे कहते हैं? तो वह पॉलीमर जिसका इलास्टिक नेचर होता है, उसे हम इलास्टोमर के नाम से जानते हैं। यानी उस पॉलीमर को हम स्ट्रेच्ड आउट कर सकते हैं और वो डिट्रैक्ट होकर के फिर ओरिजिनल शेप को वो गेन करता है। एक्चुअली इलास्टोमर्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी वीक होते हैं। इस कारण से वो स्ट्रेच हो जाते हैं, स्ट्रेच्ड आउट हो जाते हैं और वो रिट्रैक्ट भी हो जाते हैं। यानी कि इलास्टोमर्स का इलास्टिक कैरेक्टर काफी हाई होता है, वो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के होते हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल के रूप में वल्केनाइज्ड रबर, बूना एस, बूना एन और नियोप्रीन। सेकेंड हम लोगों का जो पॉलीमर है, वो पॉलीमर क्या कहलाता है? फाइबर। एक्चुअली फाइबर का मतलब क्या हो गया? थ्रेड, धागा। ये जो पॉलीमर होते हैं, इनके बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल के बीच में। यानी जब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल के बीच में, तो क्या ये इलास्टिक कैरेक्टर के होते हैं? तो ये लेस इलास्टिक नेचर के होते हैं। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है इसका? स्ट्रॉन्ग। देखो इलास्टोमर में क्या था? मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक था, सो दैट वो इलास्टिक नेचर के हो गए। लेकिन जो फाइबर्स होंगे, उनके मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है।
किसके अपेक्षा में? इलास्टोमर्स के कंपैरिजन में। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो स्ट्रांगली एक दूसरे मॉलिक्यूल को अटैच किए हुए हैं। तो जब स्ट्रांगली अटैच किए हुए हैं, होल्ड किए हुए हैं, हेल्ड अप किए हुए हैं दोनों मॉलिक्यूल को, तो हम उसको स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि फाइबर्स जो होते हैं वो लेस इलास्टिक नेचर के होते हैं, लेकिन इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। यानी कि इनका होल्डिंग कैपेसिटी, इस थ्रेड का, फाइबर्स का होल्डिंग कैपेसिटी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, हाई होता है। अब कुछ पॉलीमर के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे नाइलॉन। नाइलॉन पॉलीमर में जो मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाते हैं। सेकेंड, नाइलॉन या टेरिलिन या डेक्रॉन हो गया, ये सब फाइबर कहलाए, सिंथेटिक फाइबर। तो इस दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है? तो इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन फोर्स। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, चाहे हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन फोर्स, कुछ स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं, सो दैट फाइबर्स के जो मॉलिक्यूल हैं उसको स्ट्रांगली हेल्ड अप किए होते हैं, जिस कारण से वो लेस इलास्टिक नेचर के होते हैं और इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? काफी हाई हो जाएगा। अब जस्ट एग्जांपल के रूप में हम नाइलॉन को देख रहे हैं, टेरिलिन देख रहे हैं, डेक्रॉन देख रहे हैं, सिल्क भी इसी ग्रुप में आ रहे हैं। तो सिल्क भी फाइबर है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या नाम है? हाइड्रोजन बॉन्ड। जो नाइलॉन के जो मॉलिक्यूल हैं, इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या नाम है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और टेरिलिन या डेक्रॉन जो फाइबर है, इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन फोर्स। और इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होते हैं? ये जो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, वो लिंक्ड चेन के आधार पे या लीनियर चेन के आधार पे इनका स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? और ये जो थ्रेड होते हैं, ये थ्रेड लॉन्ग एंड थिन होते हैं, पतला धागा होता है। जनरली ये जो फाइबर होते हैं, ये लस्ट्रस नेचर के भी होते हैं। लस्ट्रस का मतलब क्या हो गया? शाइनिंग अपीयरेंस। तो ये कैरेक्टर्स हो गए फाइबर्स का। फाइबर का मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? काफी स्ट्रांग होगा। इसका ये लेस इलास्टिक नेचर के होंगे क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है। और ये टेंसाइल स्ट्रेंथ इनका काफी हाई होगा, यानी होल्डिंग कैपेसिटी काफी हाई होगा। नाइलॉन, जैसे इसके एग्जांपल में नाइलॉन आते हैं, तो नाइलॉन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या नाम है? हाइड्रोजन बॉन्ड। टेरिलिन हो गया, डेक्रॉन हो गया या सिल्क हो गया, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या है? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन फोर्स। ये इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? लीनियर स्ट्रक्चर में होते हैं। ये लॉन्ग एंड थिन होते हैं, ये लस्ट्रस नेचर के होते हैं। साथ ही साथ ये जो थ्रेड होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग होते हैं इसी कारण से इनका होल्डिंग कैपेसिटी हाई है, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ इनका हाई होता है। तो ये फाइबर हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक के बारे में स्टडी करेंगे। अब ध्यान दीजिए कि थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक क्या कहलाया। हमारे घर में बहुत सारे डेली यूजेज के सामान हैं, तो वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक से रिलेटेड सामान है। इसके बारे में स्टडी करेंगे हम। तो तीसरा पॉलीमर क्या कहलाया?
थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। तीसरा क्या कहलाया? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। और चौथा क्या कहलाया? थर्मोसेटिंग पॉलीमर। अब ध्यान दीजिएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर जो होते हैं, इनका नेचर समझ लीजिए पहले। सपोज कीजिए कि ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, हम लोग पॉलीथीन से फैमिलियर है, तो ये अगर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है तो इसको हम अगर हीट कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो क्या होगा? इस पॉइंट पे हम हीट कर रहे हैं तो ये पॉइंट सबसे पहले सॉफ्ट होंगे और सॉफ्ट होने के बाद ये मेल्ट करने लगेंगे, तब जलना स्टार्ट होगा। क्लियर? तो थर्मोप्लास्टिक का पहला कैरेक्टर क्या है? फर्स्ट, सॉफ्टन एंड मेल्ट्स ऑन हीटिंग। ध्यान दीजिएगा, फिर से समझिए इसको। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर को अगर हम हीट करते हैं तो जिस पॉइंट पे हीट करते हैं सबसे पहले वो पॉइंट सॉफ्ट हो जाएगा, उसके बाद वहां पे वो मेल्ट करना शुरू कर देगा, यानी पिघलने लगेगा, तब उसमें आग लगेंगे। क्लियर? अगर मान लेते हैं कि ये मेल्ट कर गया, तो मेल्ट करने के बाद हमने क्या किया? इसको फायर से दूर करके हटा दिया, कूल प्लेस पे रख दिया। तो कूल प्लेस पे जो ही रखेंगे तो जो पॉइंट मेल्ट किया है वो पॉइंट काफी स्ट्रांग हो जाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या देखते हैं थर्मोप्लास्टिक में, कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर जो होते हैं वो सबसे पहले जहां पे हीट कर रहे हैं उस पॉइंट पे वो सॉफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद वहां पे वो मेल्ट करेंगे, और मेल्ट करने के बाद यदि हम उनको कूल कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, टू बिकम्स हार्ड, काफी हार्ड हो जाएंगे। क्लियर? लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का फर्स्ट कैरेक्टर का स्टडी कीजिए। सपोज कीजिए कि ये थर्मोप्लास्टिक है, सॉरी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो इसको हम यहां से बर्न किए, फायर दिखाए यहां पे, तो ये सॉफ्ट नहीं होंगे, ना ही मेल्ट करेंगे। ये क्या होगा कि इसके मॉलिक्यूल जो हैं ये श्रिंक करने लगेंगे, और श्रिंक करने के बाद ये जलना स्टार्ट कर देंगे, डायरेक्ट जलना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? यानी कि ये जो पॉलीमर होते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर, न ही ये सॉफ्ट में कन्वर्ट होते हैं, नॉट बिकम सॉफ्ट, and melts on heating, but directly burns on long heating, prolonged heating या long heating। ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं ये सॉफ्ट नहीं होते हैं हीटिंग कंडीशन में, और ना ही मेल्ट करते हैं, ये डायरेक्ट बर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग होता है। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? लीनियर स्ट्रक्चर होते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स क्या होता है? स्ट्रांग होता है। क्लियर? जो ही स्ट्रांग होते हैं उस कंडीशन में क्या होता है
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है दोनों मॉलिक्यूल के बीच का, और स्ट्रक्चर कैसा है, क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर है। जो ही हम हीट किए सारे के सारे मॉलिक्यूल काफी क्लोज हो जाते हैं, क्लोजली पैक हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ काफी क्लोजली पैक हो जाते हैं। तो जहां पे हम हीट कर रहे हैं, हीट जो ही हम यहाँ पे दिया तो यहाँ का जो मॉलिक्यूल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने के कारण से प्रत्येक मॉलिक्यूल एक दूसरे के काफी क्लोज में आकर के क्लोजली पैक हो जाते हैं। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इसके क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं ड्यूरिंग हीटिंग। क्लियर? जब हम हीट करते हैं तो वो क्लोजली पैक हो जाते हैं, जिसके कारण से ये जल नहीं पाते हैं, सॉरी ये मेल्ट नहीं कर पाते हैं या सॉफ्ट नहीं हो पाता है, डायरेक्ट जलना शुरू हो जाता है। और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जलेंगे तो जलने के बाद ये काफी, ये भी वो बर्निंग पॉइंट जो होता है वहां पे काफी वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, सॉलिड के स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट, जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं उसको हम लोग रीमोल्ड कर सकते हैं डिजायर शेप में। क्लियर? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर को हम रीमोल्ड कर सकते हैं डिजायर शेप में, लेकिन इसको हम रीमोल्ड नहीं कर सकते हैं, कांट बी रीमोल्डेड। आखिर में क्यों, इसको क्यों नहीं रिमोल्ड कर सकते हैं? इसको रिमोल्ड कर सकते हैं। देखिए, इसलिए रिमोल्ड कर सकते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर को, क्योंकि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर को जब हीट किया जाता है तो पहले सॉफ्ट होने के बाद वो मेल्ट कर जाते हैं। तो मेल्ट जब कर गए तो उसको हम डिफरेंट शेप में कूल करके हम उसको डिजायर शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होते हैं वो रिमोल्डेड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये ना ही सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट में कन्वर्ट होते हैं, और ना ही मेल्ट होते हैं ड्यूरिंग हीटिंग के कंडीशन में। जब हम हीट करते हैं तब वो ना सॉफ्ट हो पाते हैं और ना ही वो मेल्ट हो पाते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, दोनों में सिमिलरिटीज क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक में सिमिलरिटीज क्या है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर के होते हैं, ये सिमिलरिटीज है दोनों में। लेकिन डिफरेंसेस क्या है? तो पहला डिफरेंसेस है कि ये हीटिंग के कंडीशन में जहां पे हीट किया जाता है सबसे पहले वहां पे सॉफ्ट होते हैं, उसके बाद वो मेल्ट कर जाते हैं, और जब मेल्ट कर गए तो उनको ठंडा करेंगे तो वो हार्ड शेप में कन्वर्ट हो जाएंगे, सो दैट रिमोल्ड किया जा सकता है उसको डिजायर शेप में। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होते हैं उनको हम जब हीट करेंगे तो वो सॉफ्ट नहीं होंगे, ना ही मेल्ट करेंगे, सो दैट उसको हम डिजायर शेप में रिमोल्ड नहीं कर पाएंगे। अब इसका ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जांपल, थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल हम लोग पॉलीथीन का स्टडी किए थे, पॉलीप्रोपाइलीन का स्टडी किए थे। तो इसके बेस्ट एग्जांपल में क्या आ जाते हैं? पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन हो जाएंगे। और एक बहुत ही फैमिलियर है हम लोग, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का यूज यहाँ पे करते हैं हम लोग, तो वाटर सैनिटेशन के लिए पाइप वगैरह का निर्माण जब करते हैं तो पाइप का निर्माण हम किस चीज से करते हैं? पीवीसी से करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीमर है टेफ्लॉन, भी इसका एग्जाम्पल आ जाता है। तो थर्मोप्लास्टिक के कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए? पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पीवीसी, टेफ्लॉन। अब आ जाते हैं थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाता है? तो बैकेलाइट एंड मेलामाइन, इसका हम प्लास्टिक ग्रुप में इसका हम स्टडी करेंगे। तो फिर से समझ लीजिए,
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के आधार पे पॉलीमर को कितने ग्रुप में बांटा गया है? 4 ग्रुप में। पहला क्या कहलाता है? इलास्टोमर्स, सेकंड फाइबर्स, थर्ड थर्मोप्लास्टिक एंड फोर्थ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इलास्टोमर इलास्टिक नेचर के होते हैं और इनका भी टेंसाइल स्ट्रेंथ बेटर होता है, अच्छा होता है। और जो फाइबर होते हैं वो इलास्टिक नेचर के नहीं होते हैं, लेकिन इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग होता है। इलास्टोमर्स जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो उनका स्ट्रक्चर लीनियर होता है, लेकिन फाइबर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सॉरी, इलास्टोमर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्रॉस लिंक्ड होता है, लेकिन फाइबर का स्ट्रक्चर क्या होता है? लीनियर होता है। तो फाइबर जो होते हैं वो पतला होता है, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लस्ट्रस नेचर के होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ उनका हाई होता है। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक क्या हो गया? तो थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो जब उनको हीट किया जाता है तो सबसे पहले वे सॉफ्ट हो जाते हैं, उसके बाद मेल्ट करते हैं, और जब उनको कूल किया जाता है तो वो काफी हार्ड हो जाते हैं। क्लियर? लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में वो नेचर नहीं होता है, जब हीट किया जाता है तो वो सॉफ्ट नहीं होते हैं, हीटिंग पॉइंट पर वो सॉफ्ट नहीं होते हैं, न ही वहां पे वो मेल्ट करते हैं, इसलिए हम उसका डिजायर शेप में निर्माण यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इनका हम डिजायर शेप में हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनका नेचर क्या है? ये। अब थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो लीनियर स्ट्रक्चर में होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होते हैं पॉलीमर जो होंगे क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर में होंगे। इसके एग्जांपल में पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पीवीसी, टेफ्लॉन होते हैं, और इसके एग्जांपल में बेकेलाइट एंड मेलामाइन होते हैं। थैंक यू।